जाने माने कवि पाश ने ही तो कहा था कि सबसे खतरनाक हो जाता है सपनों का मर जाना। मगर अगर सपनों को चकनाचूर कर दिया जाए तब क्या? यह कहानी है सपनों के चकनाचूर कर दिए जाने की। यह कहानी है कि किस तरह से प्रोफेसर साई बाबा के परिवारों को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने न सिर्फ चकनाचूर कर दिए बल्कि बेरहमी से कुचल दिए। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज़ चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। आपके सामने कुछ पात्र होंगे दोस्तों। प्रोफेसर साई बाबा, जी हां, 12 अक्टूबर को इनकी मौत हो गई। आप जानते हैं 2014 में माओवादियों से रिश्ते के आरोप में इस व्यक्ति को आतंकवाद की धाराओं में जेल में डाल दिया गया था। इस व्यक्ति को नागपुर की सेंट्रल जेल की अंडा सेल में डाल दिया गया था। यह व्यक्ति जो पहले ही कई शारीरिक मुश्किलात से जूझ रहा था, अपंग था, मगर बावजूद इसके इसे जेल में डाल दिया गया। मगर आप कह सकते हैं कि भाई अगर किसी के आतंकवादी के साथ रिश्ते हैं तो शारीरिक अपंगता क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। मुद्दा वो नहीं है। 8 साल बाद यानी 2022 में अदालत ने यह पाया कि इनका कोई दोष नहीं है, कोई सबूत पर्याप्त नहीं है। क्या आप जानते हैं उस वक्त जस्टिस बेला त्रिवेदी, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी और एमआर शाह ने प्रोफेसर साई बाबा को रिहा करने से इनकार कर दिया था। उसकी मैं चर्चा करूंगा क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर जितने भी संवेदनशील केसेस होते हैं वो अक्सर जस्टिस बेला त्रिवेदी की अदालत में पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं हम भी नहीं जानते हैं। मगर आज मैं आपके सामने कुछ पात्रों से आपका परिचय करवाना चाहूंगा। प्रोफेसर साई बाबा रिहा होने के बाद आप देख सकते हैं वो अपनी पत्नी वसंता के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए दोस्तों, ये 2021 की तस्वीर है। यहां पर आप न सिर्फ उनकी पत्नी वसंता को देख रहे हैं बल्कि उनकी बेटी मंजीरा को भी देख रहे हैं। 2021 में इन्हें पहली उम्मीद की किरण दिखाई दी थी कि प्रोफेसर साई बाबा रिहा हो सकते थे। ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। 1 साल बाद नागपुर की अदालत ने पाया कि उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो अपर्याप्त हैं, यह मामला ही नहीं बनता। मगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंकुश डाल दिया था। तो एक तरफ तो यह परिवार है। आप जानते हैं प्रोफेसर साई बाबा को उनकी पत्नी वसंता कब से जानती थी? जब दोनों बच्चे थे। यह बचपन की प्रेम कहानी थी। उसी वक्त उन्होंने कसम खाई थी कि हम एक साथ जिंदगी बिताएंगे, जिंदगी की हर चुनौती का सामना करेंगे। यह उन्होंने कस्में खाई थी। 2014 में इस परिवार ने यह उम्मीद नहीं की थी कि अचानक एक दिन माओवादियों से रिश्ते के आरोप में प्रोफेसर साई बाबा को नागपुर जेल में डाल दिया जाएगा। तब भी हर गुजरते दिन के साथ चाहे मंजीरा हो या वसंता, यह उम्मीद करती गई कि एक दिन साई बाबा बाहर आएंगे और फिर वो अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से बिता पाएंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। प्रोफेसर साई बाबा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामलाल कॉलेज में प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, और फिर एक दिन उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और आतंकवाद की धाराओं में जेल में डाल दिया जाता है। और आप जानते हैं दोस्तों, जब एक व्यक्ति को आतंकवाद की धाराओं में जेल में डाल दिया जाता है तो उसका रिहा होना कितना मुश्किल होता है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रोफेसर साई बाबा की मदद नहीं की। उनके सामने भी यह मामला गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट भी यह तमाशा देखते रह गई। उसकी चर्चा मैं करूंगा, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और कुछ पात्रों से आपका परिचय कराना चाहता हूं। सेबी की प्रमुख माधवी बुच, आप जानते हैं इनके जो ताल्लुकात हैं अडानी के साथ, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। क्या आप जानते हैं कि संसद की पीएसी इसकी जांच कर रही है और पीएसी के जो प्रमुख हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि माधवी बुच को बुलाया जाए, हम उनसे पूछताछ करेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यह विवादास्पद सांसद जिसका नाम निशिकांत दुबे है, यह व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष को खत लिखता है कि माधवी बुच को बुलाया जा रहा है पीएसी के सामने, इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। यानी कि यहां की संसद की एक समिति महज जांच करना चाहती है, माधवी बुच को जेल में नहीं डाल रही है।
जबकि आप जानते हैं कि उनके और अडानी ग्रुप के जो रिश्ते हैं वो कई मायनों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं और कई जानकार तो इसे करप्शन तक बता रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले की जांच तक नहीं करना चाहते। और दूसरी तरफ प्रोफेसर साईं बाबा ने 10 साल जेल में बिता दिए। वो रिहा होते हैं मार्च को और अभी 2 ही दिन पहले 12 अक्टूबर को उनकी मौत हो जाती है। और जब वो मार्च में रिहा हुए थे ना दोस्तों, तब मंजीरा और वसंता दोनों ने एक और सपना देखा था कि चलिए अब ये बाहर आ गए हैं, 57 साल के हैं, अब आगे की जिंदगी हम खुशहाल तरीके से बिताएंगे। मगर जेल के अंदर उन्हें इतनी बीमारियां हो गई थीं कि जेल से रिहा होने के बाद वो बच नहीं पाए। जी हां, जेल के अंदर प्रोफेसर साईं बाबा को पहले से ही शारीरिक तौर पर कई दिक्कतें थीं, मगर इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करके इन्हें नागपुर की जेल में रखा गया। जानकारों के मुताबिक इन्हें कई बार अंडा सेल में भी रखा गया। क्यों? क्योंकि इन पर आतंकवाद की धाराएं थी। आपको याद है प्रोफेसर स्टैन स्वामी, 80 साल से ज्यादा की उनकी उम्र, वो सिर्फ यह कह रहे थे कि मुझे सिपर चाहिए। जांच एजेंसीज ने सिपर देने से भी मना कर दिया। 80 साल के प्रोफेसर स्टैन स्वामी की भी मौत हो गई थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन मौतों की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्योंकि प्रोफेसर साईं बाबा पूरी तरह से दोषमुक्त हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। एक तरफ माधवी बुच की जांच भी नहीं होने दी जाती और दूसरी तरफ प्रोफेसर साईं बाबा इस तरह से मर जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बार बार बलात्कारी राम रहीम, गुरमीत राम रहीम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेल पर रिहा करती है और दूसरी तरफ प्रोफेसर साईं बाबा के लिए मन में इतनी सी भी करुणा नहीं है। एक तरफ 12 अक्टूबर को प्रोफेसर साईं बाबा की मौत हो जाती है, दूसरी तरफ इस तस्वीर को देखिए। आपके सामने ये जो चेहरे हैं, जिनके गलों पर मालाएं हैं, ये सब गुजरात की बिल्किस बानो के रेपिस्ट्स हैं। जी हां, रेपिस्ट्स, बलात्कारी, परिवार की हत्या तक की थी, मासूम बच्चों को तक मारा था, मगर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में। इस तस्वीर को देखिए। क्या आप जानते हैं गौरी लंकेश की हत्या में जो आरोपी थे, 18 में से 16 लोग रिहा हो चुके हैं, स्क्रोल की इस खबर के मुताबिक। और इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को देखिए आपके स्क्रीन पर। यहां पर जो आरोपी थे, जो बेल पर रिहा हो गए हैं, उन्हें हिंदुत्ववादी संगठन जो है सम्मानित कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक झूठे केस में प्रोफेसर साईं बाबा सड़ते रहते हैं, उनकी मौत हो जाती है रिहाई के चंद महीनों बाद। यह अन्याय नहीं तो आखिर क्या है? मैं आपसे समझना चाहता हूं कि प्रोफेसर साईं बाबा ने 10 साल जेल में वक्त बिताया, वो वक्त उनके परिवार को कौन वापस देगा? अब तो प्रोफेसर साईं बाबा भी जिंदा नहीं है, मगर वही भारतीय जनता पार्टी माधवी बुच और बलात्कारी राम रहीम के लिए सामने उभर कर आती है। हमारी महिला पहलवान सड़क पर संघर्ष कर रही होती हैं, दिल्ली पुलिस उनके बयानों के आधार पर अदालत में मामला भी दायर करती है, एक चार्जशीट है, मगर बृजभूषण शरण सिंह को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मगर प्रोफेसर साईं बाबा 10 साल तक जेल में सड़ते रहते हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। उनके रिहा होने के बाद भी, 10 साल के बाद भी, परिवार ने एक सपना देखा था कि अब जबकि प्रोफेसर रिहा हो गए हैं, तो जितनी भी हम सब की जिंदगी बची है, हम सब खुश होकर वक्त बिताएंगे। क्या आप जानते हैं कि वसंता के पास अब शब्द नहीं है? उनके सामने ये सब जो हो गया है, उसका सामना कैसे किया जाए, उनको ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि उन्होंने तो इतना ही सोचा था कि उनके पति दोषमुक्त हो गए हैं, अब सब सामान्य रहेगा। मगर उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि 12 अक्टूबर को ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, गॉल ब्लैडर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से प्रोफेसर साईं बाबा की मौत हो जाएगी। किसकी जवाबदेही है उनकी मौत को लेकर? 10 सालों में जेल में जो उन्हें बीमारियां हुई, उनकी हालात जो बद से बदतर होती गई, इसकी जवाबदेही किसकी है? भारतीय जनता पार्टी सरकार को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उमर खालिद पिछले 4 से 5 सालों में जेल में बंद हैं, शर्जील इमाम जेल में बंद हैं। भीमा कोरेगांव मामले में कई लोग 4 से 5 सालों से जेल में बंद हैं। उनकी जो उम्र गुजरती जा रही है, उसकी जवाबदेही किसकी है? मैं समझना चाहता हूं।
आप जानते हैं 2022 आज से करीब 2 साल पहले नागपुर की अदालत ने फैसला सुना दिया था और रिहा कर दिया था प्रोफेसर साईं बाबा को। मगर फिर सुप्रीम कोर्ट का प्रवेश होता है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस बेला त्रिवेदी। आपके स्क्रीन पर यह है बेला त्रिवेदी। आपको याद होगा पत्रकार सौरव दास ने एक रिपोर्ट की थी जजों के रोस्टर को लेकर कि किस रहस्यमय तरीके से तमाम जो राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामले हैं, तमाम जो विपक्ष के नेताओं के केसेस होते हैं, वो जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास जाते हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी इत्तेफाकन वही जस्टिस हैं जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बतौर लॉ ऑफिसर काम कर चुकी हैं। यानी कि जस्टिस बेला त्रिवेदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इतिहास है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अब वो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं। हालत यह हो गई है दोस्तों कि अगर उमर खालिद का केस जस्टिस बेला त्रिवेदी की अदालत में जाता है तो वो खुद को अपने मामले को वापस ले लेते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। और जब जब जस्टिस बेला त्रिवेदी की अदालत में किसी विपक्ष के नेता का केस जाता है, उन्हें शायद ही कभी राहत मिली हो। सौरव दास ने जो रिपोर्ट की थी वो यही रिपोर्ट की थी दोस्तों कि तमाम जो मामले हैं, पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस, जस्टिस बेला त्रिवेदी की अदालत में चले जाते हैं और फिर क्या होता है सब जानते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने 2022 में प्रोफेसर साईं बाबा को राहत देने से इनकार कर दिया था, मगर 2 साल बाद मार्च 2024 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस आधार पर हाईकोर्ट ने प्रोफेसर साईं बाबा को रिहा किया था वो आधार पूरी तरह से वाजिब है, उसमें कुछ गलती नहीं है। यानी 2 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट रिहा करने से मना कर रहा था, 2 साल बाद वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई मामला पूरी तरह से दुरुस्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई जवाबदेही है या नहीं? 2 साल में आपने अपने तेवर कैसे बदल ली? 2 साल पहले जब प्रोफेसर साईं बाबा को हाईकोर्ट ने रिहा किया था, तब जस्टिस बेला त्रिवेदी और एम.आर. शाह ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी थी, यह कहते हुए कि हाईकोर्ट इस मामले पर पुनर्विचार करे। 2 साल तक हाईकोर्ट ने पुनर्विचार किया और मार्च 2024 में उन्हें रिहा कर दिया जाता है और 12 अक्टूबर को गॉल ब्लैडर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से साईं बाबा की मौत हो जाती है। आज उनके परिवार के सपने पूरी तरह से चकनाचूर हो गए हैं। इसी तरह से अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालकर किन कारणों से कोई नहीं जानता। मसलन उमर खालिद, 4-5 साल से यह शख्स जेल के अंदर है, किस वजह से कोई नहीं जानता। वो चार्जशीट कहां है कोई नहीं जानता। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बगैर चार्जशीट के आतंकवाद की धाराओं में या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आप किसी को जेल में डाल देते हैं, उस मामले की जांच आगे भी नहीं बढ़ती है। और आप जानते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हाल ही में कई नेताओं को रिहा किया गया। अरविंद केजरीवाल, बीआरएस की के कविता, मनीष सिसोदिया, इन तमाम लोगों को रिहा किया गया। सीबीआई केस से भी बरी हो गए, ईडी केस से भी बरी हो गए। और आप जानते हैं मामलों में बेल मिलना नामुमकिन होता है और अदालत ने यही तो कहा था कि प्रक्रिया ही सजा है। यानी कि आप एक व्यक्ति को जेल में डाल देते हैं, जांच शुरू नहीं होती है, सालों साल वो व्यक्ति जेल में पड़ा रहता है और बाद में वो दोष मुक्त हो जाता है, जैसे प्रोफेसर साईं बाबा। आज प्रोफेसर साईं बाबा की मौत को लेकर जवाबदेह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी जवाबदेह है। सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देना पड़ेगा कि 2 सालों में उनका फैसला कैसे बदल जाता है। यह सवाल तो किया ही जाएगा ना दोस्तों। इस सवाल से हम पीछे नहीं हट सकते हैं। और यह भी सवाल किया जाएगा कि बलात्कारी राम रहीम और साईं बाबा में फर्क क्यों? उमर खालिद और बलात्कारी राम रहीम में फर्क क्यों? माधवी बुच और साईं बाबा में फर्क क्यों? ऐसी ढेरों मिसालें हैं। बृजभूषण शरण सिंह और प्रोफेसर साईं बाबा में फर्क क्यों? देश की जनता के सामने यह सवाल ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि मीडिया ये मुद्दे भी नहीं उठाता है। दुख की बात यह है दोस्तों, जो पत्रकार सत्ता से सवाल पूछते हैं वो भी प्रोफेसर साईं बाबा का यह मुद्दा नहीं उठा रहे हैं।
और आज ये मुद्दा मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए नहीं लेकर आया हूं क्योंकि 12 अक्टूबर को प्रोफेसर साईं बाबा की मौत हो गई। यह मुद्दा मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि एक परिवार के सपने चकनाचूर हो गए हैं। मंजीरा पर इसका असर सालों तक रहेगा। वसंता कई सालों तक इसे नहीं भूल पाएंगी। 57 साल की उम्र में मौत, यह कोई उम्र होती है जाने की? उनके हालात पहले से ही खराब है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 10 साल पहले जब आतंकवाद की धाराओं में प्रोफेसर साईं बाबा को जेल भेजा गया था, क्या उस वक्त जांच एजेंसी के पास कोई सबूत थे? नहीं थे। अगर सबूत होते तो वो रिहा थोड़ना होते। मगर चूंकि आपने आतंकवाद की धाराओं में केस कर दिया था, लिहाजा उनका बेल होना नामुमकिन था। ऐसे मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट अदालतें भी छूने से डरती हैं। हालात यह है दोस्तों कि 8 साल बाद उन्हें राहत मिलती है, मगर उस पर भी अंकुश कौन डालता है? सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एम.आर. शाह उनकी रिहाई पर अंकुश डाल देते हैं। इसी तरह से आप किसी को भी जेल में डाल दो, उस पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या यूएपीए आतंकवाद की धारा डाल दो, कोई भी माई का लाल उन्हें रिहा नहीं करवा सकता, कोई भी वकील उन्हें रिहा नहीं करवा सकता। और समानांतर तौर पर आपकी जो बदनामी होती है वो और आपका परिवार नर्क से गुजर रहा होता है। क्योंकि आरोप लगाना बहुत आसान है। आरोप तो मुझ पर भी लगाए गए थे, न्यूज क्लिक पर भी लगाए गए थे। मेरे बारे में कहा था कि भाई चाइनीज पैसे से मेरी फंडिंग हो रही है। मेरे बारे में कहा था भाई चाइनीज एजेंडा में आगे कर रहा हूं। तो बताइए ना, वो कौन से कार्यक्रम हैं जहां मैंने चीन के पक्ष में कार्यक्रम किए होंगे? अगर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि 21 भारतीय जवान गालवान में शहीद हो जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं, तो क्या यह चाइनीज एजेंडा है? अगर चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है और वो सवाल मैं उठा रहा हूं, तो क्या वो चाइनीज एजेंडा है? अगर इस तनाव के बावजूद चाइना के साथ हमारा व्यापार बढ़ता जाता है और अगर मैं ये मुद्दा उठाता हूं, ये जो इम्बैलेंस है ट्रेड में, व्यापार में दोनों देशों के बीच, तो क्या ये चाइनीज एजेंडा है? अगर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ये कहते हैं कि भाई हम चाइना से कैसे भिड़ेंगे, वो तो बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमें तो उनसे डर लगता है। अब उन्होंने ऐसा कहा नहीं कि हमें उनसे डर लगता है, मगर भाव वही थे। और अगर यह मुद्दा मैं अपने कार्यक्रमों में उठा रहा हूं, तो क्या मैं चाइनीज एजेंडे को आगे बढ़ा रहा हूं? आप लोग इस तरह के अनर्गल आरोप लगाकर सिर्फ एक व्यक्ति को बदनाम करते हो। कल्पना कीजिए दोस्तों, आज से 10 साल पहले जब प्रोफेसर साईं बाबा को जेल में डाल दिया गया था, मंजीरा और वसंता किस नर्क से गुजर रहे होंगे। जिस समाज में वो रह रही होंगी, उन्हें कितनी बदनामी का सामना करना पड़ रहा होगा, कितने तानों का सामना करना पड़ रहा होगा। आज जब प्रोफेसर साईं बाबा हमारे बीच नहीं है, तो जवाबदेही किसकी है? वो 10 साल का दोजख, वो 10 साल का नर्क, कहीं तो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी ना, चाहे माननीय अदालतों को या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार को। चंद दिनों में हम सब इस मामले को भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, मगर इस खौफनाक याद के साथ उनके परिवार को आने वाले कई सालों तक जीना पड़ेगा, जो कितनी बड़ी त्रासदी है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।